हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 करने वाले हैं। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ क्लास 8 पे नहीं बल्कि आपको 8, 9, 10 आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप सीबीएसई, आईसीएससी, एनसीईआरटी बोर्ड के हैं या कोई कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं और बेसिक साइंस आपने ऑप्ट कर रखी है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये चैप्टर काफी लेंथी है, इसलिए इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस टॉपिक के 3 वीडियोस आएंगे। तो आज हम पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं और देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले में हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम क्या होता है, पेसमेकर क्या होता है, हार्ट का डायग्राम देखेंगे और किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं इसको देखेंगे हम लोग। तीनों प्रकार की ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। फिर मेन जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि आउटा, पल्मोनरी ट्रंक, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, वेना केवा के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बताऊंगी कि आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, कुछ कंडीशंस हैं हार्ट की जैसे कि पाल्पिटेशंस या कार्डियक अरेस्ट या हाइपरटेंशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि एक पैरेलल सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो आज का मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है 3 चीज से मिलकर बना है, हार्ट, ब्लड और वेसल से। We know that blood flows across our body to transport nutrients and oxygen and collect waste for removal. हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। बॉडी का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं होता है जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं करता है। और ब्लड जब फ्लो करता है तो उसके 2 मेन फंक्शन है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स तक पहुंचाना, और साथ में उनके पास जो भी वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना और फिर वहां से बॉडी से रिमूव करना। तो बेसिकली जो हमारे ब्लड का जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड टिश्यूज, और उनसे जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके रिस्पेक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना और बॉडी से उसको रिमूव करना। ठीक है। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। किस तरीके से हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है? हार्ट से ब्लड वेसल्स निकली होती है और कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट तक पहुंचती हैं। इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क, पूरा एक जाल शरीर में बिछा रहता है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और इस तरीके से हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है और पूरी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है ताकि बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड पहुंच सके और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल सके। साथ में जो भी वेस्ट मटेरियल उसको अपने आप से बाहर करना है वो ब्लड में दे सके। और वो इस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो हार्ट पंपिंग ऑर्गन है और वो हार्ट पंप करता है अपना ब्लड ब्लड वेसल्स में। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड वेसल्स का काम है ब्लड को अलग अलग जगह पर ले जाना, और हार्ट का काम है पंप करने का, ब्लड को पंप करने का, ताकि हर एक कोने तक, बॉडी के हर एक कोने तक ब्लड पहुंच सके और बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। Blood vessels of the body. In some animals, including insects, blood flows through open spaces inside the body without any blood vessels. जब आप छोटे कीटाणुओं की बात करते हैं, छोटे एनिमल्स या छोटे इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो उनके बॉडी में ब्लड किसी भी वेसल्स के अंदर यानी किसी भी ट्यूब्स या नलियों के अंदर ब्लड नहीं भरा रहता है। वो एक ओपन स्पेस में ब्लड रहता है और इसी को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 2 प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ब्लड आपका वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, जैसे कि ह्यूमन की केसेस में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, तो फिर उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखा, पूरा खून जो है या तो आर्टरीज के अंदर रहता है या वेन्स के अंदर रहता है, या तो आर्टरीज के अंदर ब्लड है या वेन्स के अंदर ब्लड है या कैपिलरीज के अंदर ब्लड है। तो वेसल्स के अंदर जब ब्लड होता है तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। जो कि हायर एनिमल्स यानी कि जो हायर एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स उनमें ये पाया जाता है। लेकिन जब ब्लड आपका ब्लड वेसल्स में ना फ्लो करके ओपन कैविटी में रहता है,
तो अब इसको क्या कहते हैं हम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम हमको छोटे एनिमल्स में और इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। इसमें ब्लड आपके ऊपर टिश्यू के चारों तरफ ऐसा आके एक्यूमुलेट हो जाता है और वो डायरेक्टली उससे जो न्यूट्रिशन टिश्यू चाहिए होता है वो ब्लड से ले लेती है, और जो उसको वेस्ट मटेरियल निकालने होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में निकाल देते हैं। तो इस तरीके से द बॉडी टिश्यूज आर बेस्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो टिश्यूज ब्लड के अंदर ही डले रहते हैं और वो आपस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते रहते हैं। तो इस प्रकार से दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। In contrast, the human blood flows inside a well-coordinated network of hollow tubular structures called blood vessels. This type of blood circulatory is called a closed circulatory systems or closed vascular system, है ना। जैसे मैंने बताया कि इंसानों में जो ब्लड होता है वो खुले में ओपन स्पेस में नहीं पाया जाता है, वो वेसल्स के अंदर पाया जाता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। Arteries, veins and capillaries are three blood vessels in our body. जो तीन मेन ब्लड वेसल्स हमारी बॉडीज में है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या अंतर होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है कि ये ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तब इस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इस प्रकार का ब्लड आर्टरीज में पाया जाता है। ये देखने में ब्राइट रेड कलर का होता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो एक्चुअली वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। वेन्स में जो ब्लड पाया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इसलिए जो वेन्स से जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फिर लंग्स में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं और इस तरीके से हमारा ब्लड फिर से प्योरीफाई हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने जो आर्टरीज में फ्लो करता है ब्लड उसको रेड से दिखाते हैं और जो वेन्स में फ्लो करता है ब्लड उसको ब्लू से दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में ब्लड रेड कलर का ही होता है। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है चूंकि वो ऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसका कलर ब्राइट रेड होता है। जबकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, इसलिए वो डार्क रेड कलर का होता है। इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क होता है जाल, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज बहुत फाइन नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं। एक्चुअल टिश्यूज के ऊपर ब्लड कैपिलरी ही छाई रहती हैं और इनमें ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे ये एक्सचेंज फैसिलिटेट होता है, यानी कि टिश्यूज जो होते हैं ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और उनका जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो दे देते हैं। तो आप देखते हो आर्टरीज क्या होते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस यानी आर्ट्रियोल्स में टूट जाती हैं, फिर आर्ट्रियोल्स और फाइन महीन ब्लड वेसल्स में टूट जाती हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पे सारा एक्सचेंज प्रोसेस हो जाता है। जब एक्सचेंज प्रोसेस हो जाता है तो ये कैपिलरीज कंबाइन करके छोटी छोटी वेन्स यानी कि वेन्यूल्स बनाती हैं, फिर ये वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाती हैं? बड़ी वाली वेन। तो इस तरीके से आपका आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स और वेन्यूल्स के बाद वेन बन जाती है। तो इस प्रकार से तीन मेन ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। जो आर्टरीज होती है जैसे भी मैंने बताया, जो इस तरीके से रेड कलर से शो करते हैं आर्टरीज, पूरी बॉडी में ऐसा पूरा जाल ब्लड वेसल्स का फैला होता है। जिस तरीके से आर्टरीज का जाल फैला हुआ दिख रहा है उसी तरीके से सेम वेन्स का भी जाल फैला रहता है और इसी तरीके से कैपिलरीज भी पूरी बॉडी में हर जगह पाई जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हर सेल, हर टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है जिसको उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो इसलिए पूरी बॉडी में इन ब्लड वेसल्स का जाल फैला रहता है। मेन हम इस स्लाइड में आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। जो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे मैंने बताया वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। आर्टरीज हमेशा ब्लड हार्ट से
अवे ले जाती है, मतलब हार्ट से दूर ले जाती हैं। फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज देखो, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन लेके जाती है? आपकी आर्टरीज। ठीक है, हार्ट टू बॉडी पार्ट जाएगी आपकी आर्टरीज, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेके जाएगी आपकी आर्टरीज। ठीक है, The pulmonary artery is the only exception as it carries deoxygenated blood. सारी आर्टरीज में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये क्वेश्चन आ जाता है। नेम वन आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी आर्टरीज पाई जाती है बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रखती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एंड अ नैरो ल्यूमन। जैसे आप इस डायग्राम देख रहे हो, आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और इसके अंदर का जो ल्यूमन होता है वो पतला होता है, नैरो होता है। इसलिए आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है, क्योंकि आप देख रहे हो अंदर से ये सक्रिय है, अंदर से ये पतला सा ट्यूब है। जैसे पतले से ट्यूब में जैसे अगर पानी डालते हो तो प्रेशर से बाहर निकलता है ना, उसी तरीके से आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर में फ्लो करता है, क्योंकि आर्टरी का जो ल्यूमन होता है, जो स्पेस जहाँ पे ब्लड भरा है, तो वो नैरो होता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ये प्रेशर जरूरी होता है ताकि ब्लड आपकी बॉडी के हर एक कोने में पहुंच सके। जो आर्टरीज होती है वो डीप सीटेड होती है, यानी कि हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ वो अंदर की तरफ रहती हैं। जैसे आप हाथ में देखते हो तो हाथ में आपको नसें दिखती हैं, वो होती है, तो वो वेन्स होती हैं। सिर्फ जो हमारी रिस्ट में रेडियल आर्टरीज है वो आपको कलाई में देखने को मिल जाती है, नहीं तो बाकी जितनी भी आर्टरीज होती है बॉडी में अंदर की तरफ पाई जाती है, ऊपर से आपको स्किन के ऊपर से नजर नहीं आएंगी। ठीक है, जो बहुत फेयर, जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, तो देखना उनके हाथों में आपको ऐसे अलग से आपको वैसे वेन्स और आर्टरीज दिखती हैं, लेकिन उसमें सिर्फ रिस्ट में आपको आर्टरी नजर आएगी। और जो बाकी जो आपको नीली नीला या वैसा डार्क कलर की जो भी दिख रहे होते हैं ब्लड वेसल्स, वो एक्चुअली में वेन्स होती हैं, क्योंकि आर्टरीज तो बॉडी में अंदर की तरफ होती है, वो डीप सीटेड होती है, मतलब अंदर की तरफ रहती है। तो आपको ऐसे आमतौर पे ऐसे हाथ को देखने से या चेहरे को देखने से आर्टरीज नजर नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये आर्टरीज है। तो आपको आर्टरीज के बारे में क्या याद रखना है? आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ब्लड हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ही ले जाती है। ठीक है, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। जो आर्टरीज होती है उसकी वॉल थिक होती है, उसका ल्यूमन जो होता है वो नैरो होता है। ल्यूमन मतलब अंदर की जो बीच की जो स्पेस होती है उसको ल्यूमन कहते हैं, वो नैरो होता है। इसकी वजह से जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, और वो प्रेशर जरूरी है ताकि बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक ब्लड पहुंच सके। अधिकतर जो आर्टरीज होती है वो डीप सीटेड होती है, यानी कि शरीर में अंदर की तरफ पाई जाती है, ऊपर से नजर नहीं आती है, रेडियल आर्टरीज को छोड़कर। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अच्छा, जो तो आपका जो वेन्स होती है वो बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती हैं और कहाँ देती हैं? हार्ट को देती हैं। ठीक है, जबकि हमने आर्टरीज के केस में पढ़ा था कि वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाती है, जबकि वेन्स के केस में जो ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आता है। वेन्स का जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। पल्मोनरी वेन एक इकलौती ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखो, सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो या तो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि नेम अ वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऐसे आ सकता है नेम एन आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कब पल्मोनरी आर्टरी और कब पल्मोनरी वेन लिखना है। ठीक है, veins have thinner and less elastic walls compared to arteries and a wider lumen. arteries अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हो कि जो veins है उसकी वॉल है वो आपकी थिन है और इलास्टिसिटी भी कम होती है,
और इसके अंदर का जो ल्यूमन है वो वाइड है ना, जो ल्यूमन की जो स्पेस है वो कितनी ज्यादा दिख रही है, जबकि आर्टरीज के केस में ल्यूमन छोटा दिख रहा है और इसकी वॉल मोटी दिख रही है। ठीक है, तो वेन्स में आर्टरीज के अपोजिट जो ल्यूमन होता है वो बड़ा होता है, वाइड होता है, और वॉल जो होती है वो थिन होती है। They are equipped with valves to prevent backflow of blood and most veins are located close to the surface of the body. अच्छा, आर्टरीज और वेन्स में एक और डिफरेंस है कि जो वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं, वॉल्व्स रहते हैं। वॉल्व का क्या काम होता है, कभी भी वॉल्व अगर प्रेजेंट है तो उनका यही काम है कि उसको बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना है। आपको पता है जो आर्टरीज है वो बॉडी से नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड ले जा रही है हार्ट में, तो बहुत चांसेस है कि ब्लड नीचे की तरफ खिसके, तो दोबारा ब्लड एक बार ऊपर चढ़ने के बाद ब्लड नीचे की तरफ ना आए, इसके लिए वॉल्स में वेन्स में जगह जगह वॉल्व रहते हैं, ताकि एक बार ब्लड ऊपर चढ़ गया तो वो खिसक के नीचे नहीं आ पाए, फिर और ऊपर चढ़ गया तो फिर दोबारा वो नीचे नहीं आ पाए। ठीक है, ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक वो पहुंच सके। इसलिए आर्टरीज में तो वॉल्व प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं, ताकि एक ही डायरेक्शन में आपका ब्लड फ्लो कर सके, जैसे कि बॉटम से टॉप की तरफ है। क्योंकि अगर वो हार्ट की तरफ ले जा रहा है, तो अगर नीचे से अगर ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्मली क्या होगा कि ब्लड वापस नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा, और ऐसा ना हो इसके लिए वेन्स में जगह जगह पर वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टरीज और वेन्स हैं। तो वेन्स में आपको याद रखना है कि वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ये ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ले जाती हैं, अपर बॉडी पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से, दोनों तरफ से, अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट से, दोनों से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, इसका जो ल्यूमन होता है वो वाइड होता है, इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। ठीक है, और इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, और वॉल्स ये इंश्योर करते हैं कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैपिलरीज कहलाती हैं। These are very narrow blood vessels that connect the arteries with the veins. Arteries branch into smaller arteries called arterioles and finally into the finest blood vessels called capillaries. मैंने आपको बताया था कि arteries branch होके और fine arterioles में टूट जाती हैं, और arterioles और fine capillaries में बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज ये बन गई, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। ठीक है, कैपिलरीज हैव वेरी फाइन पोर्स on the walls through which the exchange of substances such as water, oxygen, carbon dioxide, nutrients and waste products takes place between the blood and the body vessels. तो यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं इनकी जो वॉल होती है बहुत थिन होती है, और जितना भी एक्सचेंज होता है वो ये इसी कैपिलरीज के जगह पर होता है। फिर जब पूरा एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट हो आता है तो ये कैपिलरीज कंबाइन करके वेन्यूल्स बना लेती हैं, और फिर ये वेन्यूल्स कंबाइन करके वेन्स बना लेती हैं। तो इस तरीके से आपको ये 5 याद रखने हैं, आर्टरीज टू आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल और वेन्यूल से वेन। तो आप समझ गए कैपिलरीज क्या होती है, बिल्कुल महीन जाल होता है। कभी कभी जो बहुत जैसे जो बच्चे होते हैं जिनकी स्किन बहुत थिन होती है, तो और अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो उनकी स्किन पे, उनके गाल पर ऐसे आपको जाल दिखेगा, नेटवर्क सा दिखेगा उसका ब्लड वेसल्स का, तो एक्चुअली में वो क्या होती है, वो कैपिलरीज होती हैं। कभी कभी हमको अपनी कलाई में भी दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, अब ये मेन पार्ट है चैप्टर का, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। The human heart is a hollow muscular organ about the size of tightly folded fist. इंसानों का जो हार्ट होता है, इंसान का जो हार्ट होता है वो मस्कुलर होता है, यानी कि मसल से मिलके बनता है। अगर इसका साइज कितना होता है, जितना कि आपकी बंद मुट्ठी का साइज। अगर आप अपनी मुट्ठी को कस के बंद करेंगे तो आपकी मुट्ठी का जितना साइज आएगा, आपकी फिस्ट का जितना साइज आएगा, उतने ही साइज का हार्ट आपकी बॉडी के अंदर होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें मसल्स ही पाई जाती हैं, और ये पंपिंग ऑर्गन है, इसका मेन काम है ब्लड को करना। ठीक है ना, जैसे अगर हमें ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना होता है तो हम लगाते हैं ना, ताकि आपका नीचे से पानी आपकी छत तक, टंकी तक पहुंच सके, है ना, फोर्स से उतना ऊपर की वो हाइट कवर कर सके पानी। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के हर हिस्से तक ब्लड पहुंच सके, इसलिए एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है, ताकि वो ब्लड को पंप कर सके और वो फोर्स क्रिएट कर सके, ताकि हर कॉर्नर तक आपका जो ब्लड है वो फ्लो कर सके। तो वो पंपिंग ऑर्गन कौन है हमारी बॉडी में, हार्ट।
इट इज रेड इन कलर एंड इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। जो हार्ट होता है वो लाल रंग का होता है और हार्ट स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बनता है जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स इसलिए हैं क्योंकि कार्डियक मसल्स ही एक ओनली मसल्स ऐसी होती हैं जो कभी भी थकती नहीं है। मतलब जब से इंसान पैदा हुआ, मतलब जब से मतलब इनफैक्ट वूम में जब से फीटस आता है और उसकी हार्ट बीट आती है, तब से लेके जब तक वो मर नहीं जाता है इंसान, तब तक उसकी मसल्स लगातार वर्क करती हैं, यानी कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। क्योंकि अगर हार्ट की मसल्स एक बार रुक गई तो इंसान रुक जाता है, मतलब डेथ हो जाती है। तो बिना थके ये मसल्स लगातार काम करती हैं, इसलिए हार्ट जो होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स यानी कि कार्डियक मसल्स से मिलके बनता है। ये नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि नेम द मसल्स which forms heart, तो cardiac muscles is the answer. Okay, the heart is slightly tilted towards the left and lies in the chest cavity between the lungs. हार्ट की लोकेशन क्या होती है? हार्ट जो होता है वो बिल्कुल सेंट्रल बीचों बीच होता है दोनों लंग्स के, लेकिन हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट के साइड मुड़ा होता है ना, दिख रहा है ना इस डायग्राम में? जो हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है, जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। हार्ट आपका पूरा का पूरा दोनों लंग्स के सेंटर में होता है, लेकिन वो नीचे से थोड़ा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन sac cover it called the pericardium. इस हार्ट के ऊपर आप जिस वाले डायग्राम में देखो, इस हार्ट के ऊपर एक झिल्ली सी चढ़ी रहती है, मेम्ब्रेन्स से कवर रहता है ये, और इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, 2 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, मतलब ऊपर एक झिल्ली होती है, इसके अंदर भी एक झिल्ली होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। हार्ट 2 डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर रहता है, उन मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या फंक्शन है इसका? ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी और शॉक से। अगर आपको किसी ने एकदम से किसी ने पंच कर दिया तो एकदम से नहीं लगता है, क्योंकि पहली बात तो वो चेस्ट कैविटी के अंदर है तो हमारे रिब्स ही प्रोटेक्ट कर लेती हैं। उसके बाद हार्ट के ऊपर मसल्स की उसकी मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती है जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहलाती है, और बीच में इसमें फ्लूइड भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे हार्ट को किसी भी प्रकार की मैकेनिकल इंजरी और शॉक से एक हद तक बचा सकता है। ठीक है। The heart's main function is to circulate blood continuously throughout the body. हार्ट का एक ही मेन फंक्शन है, पूरी बॉडी में लगातार ब्लड को सर्कुलेट करते रहो। ठीक है। एक ही फंक्शन है, लगातार ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, राइट? तो आपको इसमें याद रखना है कि हार्ट की मेम्ब्रेन्स का नाम क्या है, तो पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है वो क्या है, पेरिकार्डियल। कौन सी मसल से मिलके बनता है, कार्डियक मसल्स। किस जगह लोकेटेड होता है, बिटवीन द लंग्स होता है, चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीचों बीच हार्ट होता है, लेकिन टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। जल्दबाजी में मत लिखाना कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में नहीं होता है। हार्ट आपके दोनों लंग्स के बीचों बीच होता है, लेकिन नीचे से वो टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है। और हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये आपकी मुट्ठी के साइज के बराबर होता है। ठीक है ना, ये जिससे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हार्ट होता है। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। और ये चैम्बर्स आपस में आपके एक सेप्टम से डिवाइडेड रहते हैं। आपका राइट साइड हार्ट का अलग होता है और लेफ्ट साइड आपका अलग होता है, सेपरेट होते हैं। चारों चैम्बर्स आपस में बिल्कुल सेपरेट होते हैं ताकि इसका ब्लड उससे, उसका ब्लड इससे मिक्स ना हो। हर चैम्बर में अपना खुद का ब्लड होता है, वो आपस में कोई मिक्सिंग ना हो सके, इसलिए इनके बीच में वॉल पाई जाती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, राइट? तो वैसा देखा जाए तो the heart is partitioned vertically into 2 halves by a septum. Vertically देखा जाए तो हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। Each half is further divided into chambers. फिर हर साइड को हमने 2 चैम्बर्स में कर दिया, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हार्ट में 4 चैम्बर्स है, 1 2 3 4। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स है, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं। नहीं तो अगर आप किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करोगे तो कभी कभी 3 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, 2 चैम्बर्स भी होते हैं। लेकिन अगर इंसानों के हार्ट की बारे में बात करेंगे तो इंसान के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर वाले चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स या आर्ट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है। तो राइट साइड वाले को हम राइट आर्ट्रियम या राइट ऑरिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल,
राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे करके 4 चैम्बर्स हार्ट में होते हैं। पूछा जाएगा heart has how many chambers? So it has 4 chambers. Arteria are small and thin walled as compared to ventricles which are large and thick walled. जो आर्ट्रियाज होती है वो स्मॉल होती है। वो डायग्राम में आपको दिख रहा है, आर्ट्रियाज का जो साइज होता है वो वेंट्रिकल के साइज से कम होता है। इनकी वॉल भी आप देख रहे हैं, वॉल जो है वो पतली है, इनकी वेंट्रिकल से आप वॉल देखो मोटी है ना। आर्ट्रिया आर नोन एज रिसीविंग चैम्बर एज ए रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्ट्रियाज होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर कहलाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इसमें ब्लड आ रहा होता है, फिर ये ब्लड वेंट्रिकल्स को देते हैं, ठीक है ना। तो रिसीविंग चैम्बर्स कौन से होते हैं हम हार्ट के? आर्ट्रिया या ऑरिकल्स, जो ऊपर वाली जो पार्ट है जिसको हम आर्ट्रिया या ऑरिकल्स कहते हैं, ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको हम पंपिंग चैम्बर्स कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को या तो लंग्स में पंप कर रहे होते हैं या ब्लड वेसल्स में पंप कर रहे होते हैं, ताकि ब्लड की सप्लाई पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो सके, ठीक है। तो आर्ट्रिया या ऑरिकल्स आपके रिसीविंग चैम्बर्स हैं, जबकि वेंट्रिकल्स जो आपके हैं पंपिंग चैम्बर्स है, क्योंकि वेंट्रिकल्स से ब्लड या तो लंग्स की तरफ जाता है या वेंट्रिकल से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है। ऑरिकल्स के कंपैरिजन में या आर्ट्रिया के कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो मस्कुलर होती है, लार्ज होती है, थिक होती है, ठीक है। बड़ी होती है, मस्कुलर होती है और थिक होती है, ताकि ये पूरी बॉडी पार्ट में बहुत एफिशिएंटली ब्लड पंप कर सके, है ना। क्योंकि उनको सिर्फ लेना नहीं है, इनको भेजना है। भेजना है तो इनकी वॉल्स को मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि अगर ये इसकी वॉल पतली होगी तो यही फट जाए, है ना। जैसे आप अगर आप कुछ हैवी सामान यहाँ से वहां आपको कैरी करना हो तो आपको एक मोटी पॉलिथीन के अंदर रखना पड़ता है, और अगर आप सिर्फ ऐसी धनिया वनिया है तो आप उसको पतली पॉलिथीन में भर लो, चल जाता है। लेकिन अगर आपकी कुछ हैवी चीज है तो आपको इसको मजबूत वो लेना पड़ता है ना, कैरी बैग। तो ठीक उसी तरीके से हार्ट के केस में भी जो ऑरिकल्स है उसको तो सिर्फ लेना है ना, तो रिसीविंग चैम्बर है तो इसकी वॉल पतली होती है, जबकि वेंट्रिकल्स को तो बहुत दूर तक करना है, इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है। मस्कुलर वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, इट इज नोन एज इंटर आर्टरियल सेप्टम। पता है, देखो आप देखो डायग्राम में, राइट और आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया सेपरेटेड एक वॉल से, है ना। एक वॉल, एक दीवार सी बनी हुई, एक वॉल बनी हुई है राइट और लेफ्ट के बीच में, है ना। उस वॉल को कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम, क्योंकि दो आर्टरिया को सेपरेट कर रही है, इसलिए इस वॉल को हम कहेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टम। ठीक उसी तरीके से आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक वॉल से सेपरेट रहता है, और इस वॉल को हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। वॉल्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, कौन कौन से वॉल्स और कौन कौन से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है हार्ट में? हार्ट में 4 वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, आपको ये चारों वॉल्स के नाम याद रखने हैं, पल्मनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, आयोटिक वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये 4 प्रकार के वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। कभी भी कोई पूछे वॉल्व का क्या काम है, दे अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। वॉल्व्स आपके किसी भी जगह पे होते हैं, उनका फंक्शन होता है कि वो ब्लड की फ्लो को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करें, मतलब ब्लड का बैकवर्ड फ्लो को वो रोके, आगे की तरफ जा रहा है तो आगे की तरह ही ब्लड आए, लौट के वापस उसमें ना मिले। तो दे allow the blood to flow in one direction only. These walls ensure that there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Blood ये ensure, जो walls होते हैं हार्ट में, वो ये ensure करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर हमको बीमारी लग जाएगी। तो ये वॉल्व ये इंश्योर करते हैं हम कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में कितने वॉल्व पाए जाते हैं? 4 वॉल्व पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं, और इसके अलावा पल्मनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास 3 फ्लैप्स होते हैं, है ना। इट हैज 3 फ्लैप्स एंड प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम। एक बार ब्लड राइट आर्ट्रियम से
राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो दोबारा ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम में ना जा सके, इसलिए ये वॉल्व प्रेजेंट रहता है। जब ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, मतलब आर्टरियम से आपका वेंट्रिकल पे ब्लड आ जाता है, तो ये फिर वॉल्व इसको क्लोज कर देता है। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये वाली ओपनिंग को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से इसका बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट आर्टरियम इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व से गुजर के, और एक बार पूरा ब्लड राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया, फिर ये वॉल्व क्या होता है, इस ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं, ताकि दोबारा ये जो ब्लड है वो दोबारा आपका ऑरिकल्स में ना जाए। इसको ट्राइकस्पिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसमें आप देख रहे हो, इसमें 3 फ्लैप्स हैं, बाइकस्पिड में 2 फ्लैप्स होते हैं। फिर आपका पल्मोनरी वॉल्व इस तरीके से देखने में लगता है, और आयोटिक वॉल्व इस तरीके से देखने में लगता है। तो ये ट्राइकस्पिड है। तो ट्राइकस्पिड में 3 फ्लैप्स होते हैं, और ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। जो पल्मोनरी वॉल्व होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये है ना, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व होता है वो कहलाता है आपका पल्मोनरी वॉल्व। The pulmonary valve has 3 semilunar cusps or flaps. Pulmonary valve में भी 3 flaps होते हैं. Also called the pulmonary semilunar valve, it prevents the backflow of blood into the right ventricle. Actually in pulmonary valve को हम semilunar valve भी कहते हैं, because इनका जो shape होता है वो आधे चंद्रमा के शेप के बराबर होता है। सेमी मतलब वो आधा, और ल्यूनर मतलब वो मून, हाफ मून की तरह का शेप होता है, इसलिए पल्मोनरी वॉल्व को हम सेमील्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। और ये प्रिवेंट करता है कि एक बार ब्लड आपका वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया तो दोबारा वो वेंट्रिकल में ना लौटे, बैकफ्लो नहीं हो, इसको प्रिवेंट करता है। तो इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो ये है आपका पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ होता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व में 2 फ्लैप्स होते हैं, और ये आपके हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व। इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। Blood passes from the left atrium into the left ventricle through bicuspid valve. Left atrium से left ventricle पे blood आता है bicuspid valve से होकर, और जैसे ही blood आ जाता है फिर ये opening close कर देता है bicuspid valve। ठीक है, इसके पास 2 cusps या flaps है जो कि leaf like structure होते हैं, और ये stop करते हैं backward flow। ठीक है, cusp are thin leaf like structure that stop blood flow when closed or allow blood flow in one direction only। तो ये जो वॉल्व होता है ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, इसको एंश्योर करता है। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड रोकता है लेफ्ट आर्टरियम में आफ्टर पंपिंग इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब एक बार ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो दोबारा वो लेफ्ट ऑरिकल में ना जाए, लेफ्ट आर्टरियम में ना जाए, इस चीज को एंश्योर करता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखना। और ये इस तरह का शेप होता है, इसमें 2 कस्प या 2 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ है आउटिक वॉल्व। आउटिक वॉल्व क्या होती है? द ओपनिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आउटा is guided by the aortic valve which consists of 3 cusps. जब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आउटा में जाता है, ये दिख रहा है रेड कलर का है ना, ये दिख रहा है, इसकी ये ओपनिंग है यहाँ पर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा की ओपनिंग के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसको हम आउटिक वॉल्व कहते हैं। इसमें भी 3 कस्प्स होते हैं, और इसका शेप जो होता है वो हाफ मून की तरह होता है, और इसको सेमिल्यूनर वॉल्व कहलाता है। सॉरी, मैंने आपको पल्मोनरी वॉल्व के केस में बोल दिया कि उसका शेप सेमिल्यूनर होता है, लेकिन नहीं, उसका नहीं, आउटिक वॉल्व का जो शेप होता है वो सेमिल्यूनर होता है, इसलिए इसको सेमिल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। और ये एंश्योर करता है कि ब्लड उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आउटर में आ गया तो आउटर से दोबारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आए, इस चीज को एंश्योर करता है आपका आउटिक वॉल्व। तो इस प्रकार से हमने 4 वॉल्व्स के बारे में पढ़ा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व्स और आउटिक वॉल्व्स। ठीक है, ये चारों वॉल्व्स के बारे में पूछा जाए। ब्लड वेसल्स आपकी ये 6 मेन प्रकार की ब्लड वेसल्स के बारे में हमको पढ़ना है। वेना केवा, इसमें दोनों वेना केवास आ जाएंगे, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। आओटा, कोरोनरी वेन्स और कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं या हार्ट से ब्लड कलेक्ट करती हैं,
पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो इन 6 ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। वेना केवा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द हेड, neck and upper limbs enters the right atrium by a large vein called the superior vena cava। दो हार्ट जो होता है वो चेस्ट कैविटी में होता है। हार्ट से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यानी कि हेड हुआ, नेक हुआ, शोल्डर हुआ या लिम्स हुए, मतलब हाथ हुआ हमारे हुए, वहां जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के द्वारा किसमें दे दिया जाता है? सुपीरियर वेना केवा में। उसी तरीके से हमारी बॉडी जो लोअर बॉडी होती है, मतलब हार्ट के नीचे का पूरा हिस्सा, यानी कि हमारा एब्डोमेन हुआ या हमारे लेग्स हुए, फुट वगैरह हुआ, तो वहां से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारी वेन्स कहाँ दे देती है? इंफीरियर वेना केवा से। तो सुपीरियर वेना केवा में बॉडी के ऊपर के हिस्से का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इंफीरियर वेना केवा में बॉडी के नीचे वाले हिस्से का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये दोनों वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ दे देती है? राइट ऑरिकल यानी कि राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द हेड, नेक एंड अपर लिम्स एंटर द राइट आर्ट्रियम बाय अ लार्ज वेन कॉल्ड द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ जो वेना केवा है। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर के हिस्से से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ कलेक्ट होता है? सुपीरियर वेना केवा से। ऊपर के हिस्से में जितनी भी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके सुपीरियर वेना केवा में दे देती है। और सुपीरियर वेना केवा इस ब्लड को कहाँ दे देता है? हार्ट के राइट आर्ट्रिया में या ऑरिकल्स में। Deoxygenated blood from the lower limbs and the remaining parts of the body enter the right atrium through the another vein called the inferior vena cava। उसी तरीके से बॉडी के नीचे वाले हिस्से के जितने भी होता है उसमें जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनकी वेन्स वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देती है? इंफीरियर वेना केवा को। और फिर इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा की तरह ही राइट ऑरिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देती है। ठीक है, तो वेना केवा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर बॉडी के ऊपरी हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ठीक है, वेना केवा में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है और वेना केवास अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट आर्ट्रियम या राइट ऑरिकल में देती हैं। Aorta क्या होता है? It is the main and largest artery of the body that leaves the left ventricle and carries oxygenated blood to all parts of the body। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ना, ये aorta है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ी आर्टरी होती है। इसके बाद ये aorta ना फिर छोटी छोटी आर्टरीज में ब्रांच आउट हो जाती हैं। ठीक है, देखो ये aorta दिख रहा है। ये aorta कहाँ से निकलता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए, आप देख रहे हैं ये ओपनिंग है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta निकलता है और फिर अलग अलग आर्टरीज में ये टूट जाता है। aorta हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेना केवा के केस में हमने पढ़ा कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास रहता है, लेकिन aorta के पास कौन सा रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, डायग्राम में ब्लू और रेड ये सिग्निफाई करते हैं। रेड कलर से ये बताते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू कलर से वो बताते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट, तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? aorta। aorta के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। aorta आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है और ये ब्लड सप्लाई करेगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे थ्रू डिफरेंट आर्टरीज जो कि aorta से ही निकलेंगी। ठीक है, थर्ड ब्लड वेसल से कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी जहां भी जुड़ जाता है उसका मतलब होता है हार्ट। हार्ट की वेन्स कहलाती हैं। These veins bring back the deoxygenated blood from the heart muscles and pour it into the coronary sinus। जो कोरोनरी वेन्स होती है तो हार्ट को भी तो लगातार काम करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए और उसको अपना वेस्ट मटेरियल या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती हैं या हार्ट की मसल से जो ब्लड लेके जाती हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन्स कहते हैं। कोरोनरी वेन्स होती है हार्ट की मसल से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इकट्ठा करके कोरोनरी साइनस में पहुंचा देती है। कोरोनरी साइनस एक लार्ज वेन है जो कि बहुत सारी कोरोनरी वेन से मिलकर बनी हुई है और ये जो वेन होती है वो हार्ट के राइट ऑरिकल यानी राइट आर्ट्रियम में खुलती है। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो कुल मिला के जाता कहाँ पर है? हार्ट के राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम में।
कोरोनरी वेन्स का भी जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी साइनस में आता है, और फिर कोरोनरी साइनस इस पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ डाल देती है, हार्ट के राइट आर्टरियम में। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, जैसे कोरोनरी वेन्स भी दो होती हैं, ठीक है ना, लेफ्ट कोरोनरी वेन, राइट कोरोनरी वेन, उसी तरीके से आर्टरीज भी दो होती हैं, और ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ये आर्टरी की बेस से निकली हुई होती हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, हार्ट की मसल्स को। ये आपको दिख रहा है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये है, ये हार्ट की मसल को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है वो उसका काम होता है कोरोनरी आर्टरीज का। तो कोरोनरी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जबकि कोरोनरी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ब्लड किसको दिया जा रहा है, ये खुद हार्ट की मसल्स को दिया जा रहा है, ताकि हार्ट अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी शब्द कहीं भी आता है, पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। तो पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पोर इट इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। लंग्स में ब्लड गया प्यूरिफाई होने के लिए, प्यूरिफाई के जो ब्लड आया है ना, वो पल्मोनरी वेन लाके लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट ऑरिकल में डाल देती है। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, वैसे तो सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कहाँ दे देती है, हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में। देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स अराइजिंग 2 फ्रॉम ईच लंग। देखो इस डायग्राम में 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, आपको पता है ना, 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग, हर लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलती हैं, और राइट से और लेफ्ट से। तो इस तरीके से टोटल पल्मोनरी वेन्स कितनी होती है, 4 होती हैं, ठीक है। Pulmonary arteries, a single pulmonary artery arises from the right ventricle which further branches into the left and right pulmonary artery. पहली बात तो एक सिंगल पल्मोनरी आर्टरी निकलती है तुम्हारे राइट वेंट्रिकल से, फिर आगे चल के वो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में टूट जाती है। आपकी सिंगल निकलेगी, तो ये सिंगल निकल रही है ब्लू कलर की, देखो सिंगल ब्लू कलर की निकल रही है आपकी, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लू कलर की सिंगल आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। फिर 2 ब्रांचेस हो गई, एक लेफ्ट लंग में चली गई तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहला रही है, और एक राइट लंग में चली गई तो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी कहला रही है। ये जो आर्टरीज होती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है लंग्स में, ताकि यहाँ पे इसका ऑक्सीजनेशन हो सके। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी वेन द्वारा दोबारा लंग्स हार्ट में आता है, ठीक है। तो द राइट पल्मोनरी आर्टरी गोज टू द राइट लंग एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी गोज टू द लेफ्ट लंग। They carry deoxygenated blood to the lungs where it gets oxygenated. तो इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ले जाते हैं। बाकी सारी आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो आपके जो राइट वेंट्रिकल है उसमें से ये निकलती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है और आगे चल के लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। आपको पता है ना, आपका हार्ट बीट करता है धक 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 धक, जिसको हम इंग्लिश में लब डब कहते हैं। ये बीट कहाँ से जनरेट होती है, ये बीट जनरेट होती है एक नोड होता है जिसको हम कहते हैं ऐसे नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड। ये ही हमारे हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है। बहुत से लोगों को जब ओल्ड एज हो जाती है या हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो बहुत से लोगों का ये ऐसे नोड खराब हो जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के अगर नेचुरल पेस मेकर की बात करी जाए तो वो क्या है, साइनस नोड, यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड, या इसको हम ऐसे नोड भी कहते हैं। और ये बीट जनरेट करता है, जो धक 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 जो हार्ट करता है वो इसी ऐसे नोड की वजह से करता है। हार्ट बीट regularly and rhythmically throughout the life to maintain a constant circulation of blood in the body. हमारा हार्ट लगातार एक रिदम में पूरे जीवन भर धड़कता रहता है, ताकि बॉडी में लगातार सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बना रहे। अगर हार्ट जरा कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर धड़कना बंद कर देता है तो फिर जीने मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए हमारे हार्ट को लगातार बिना रुके ये लगातार धड़कता रहता है। तो ये धड़कन जो होती है, जो हार्ट बीट होती है, ये कहाँ से जनरेट होती है, ये ऐसे नोड से जनरेट होती है। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरी फॉलोड बाय द साइमल्टेनियस contraction of the ventricles.
जो धक धक होता है जो, तो उसमें क्या होता है, एक साथ पहले दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एक साथ दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक साथ आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और एक साथ वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हार्ट बीट को बनाता है। ठीक है। The heartbeat originates from a group of specialized muscle fibers or cell in the heart called साइनोआर्ट्रियल नोड और एसो नोड। जो हार्ट बीट होती है स्पेशल टाइप ऑफ सेल से जनरेट होती है, और इस सेल्स को हम एसे नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द आर्ट्रियम। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, जो एसे नोड है राइट आर्ट्रियम के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, ये इसकी लोकेशन होती है। The SA node is also called the natural pacemaker of the heart, as electrical impulses of the heartbeat originate from it. इस ऐसे नोड को ही हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि जो हमारे हार्ट बीट के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है वो यहीं से जनरेट होती हैं। पेसमेकर के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना कि नेचुरल पेसमेकर क्या है। ऐसे नोड है, ये हमारे राइट ऑरिकल के ऊपर वाले हिस्से में हो रहता है। ठीक है। और ये एक हार्ट बीट क्या होती है, एक साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम एंड साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हार्ट खराब हो जाता है तो देखो इस तरीके से ना, ये स्टील का या मेटल का ये या आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है। ठीक, तो ये ऑपरेशन भी बहुत कॉमन होता है जिनको भी हार्ट कंडीशंस होती है और जिनकी हार्ट बीट रेगुलर नहीं रहती है। तो अगर चिंताजनक बात होती है तो फिर उनका इसका मतलब होता है कि उनका एसओ नोड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ये आर्टिफिशियल एक पेसमेकर लगा दिया जाता है। ठीक है। इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन हार्ट बीट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में हार्ट बीट क्या होती है, एक लय में जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। In a healthy adult, the rate of heartbeat is 70 to 72 times per minute. आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है, एडल्ट इंसान है, एक मिनट में वो 70 से 72 70 से 72 टाइम्स का हार्ट धड़कता है, बीट करता है। आपने देखा है पहले डॉक्टर्स क्या होता है, अपनी नर्व्स पकड़ के चेक करते थे, या स्टेथोस्कोप से वो आपको सीने में ऐसे रखते हैं, वो कुछ सुनते हैं। वो क्या सुनते हैं, वो आपकी हार्ट बीट काउंट करते हैं कि एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार काउंट किया। अगर वो 70 से 72 टाइम्स काउंट बीट कर रहा है तो यानी कि आप नॉर्मल है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है। अगर इससे नीचे है या इससे ऊपर है, तब वो फिर कुछ स्टेप्स लेते हैं। Every heartbeat is comprised of contraction phase of the heart muscles known as systole and followed by the relaxation phase of the heart muscles called डायस्टॉल। देखो जब भी हमारा हार्ट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और जब भी हार्ट की मसल्स फैलती हैं या रिलैक्स करती हैं तो उसको डायस्टॉल कहते हैं। एक हार्ट बीट में एक सिस्टोल होता है जब आपकी हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, और एक डायस्टोल होता है यानी कि जब आपकी हार्ट की मसल्स रिलैक्स कर रही होती हैं। तो ईच every heartbeat has one systole and one diastole. The device used by the doctors to hear the heartbeat is called stethoscope. तो वो जो डॉक्टर कान में लगाए रहते हैं ना, आला जैसे कहते हैं, वो एक्चुअली में इंग्लिश में प्रॉपर उसका मेडिकल नेम क्या है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से वो आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं। पेसमेकर क्या हुआ, पेसमेकर वो डिवाइस है, a device for stimulating the heart muscles and regulating its contraction. पेसमेकर वो डिवाइस है जो कि हार्ट मसल्स को अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए स्टिमुलेट करता है और रेगुलर तक कि आपका जो हार्ट है वो धड़कता रहे। ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अब हम जल्दी से देखते हैं जो हमने पढ़ा है, रिवाइज करते हैं। इन ट्रू एंड फॉल्स के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो जल्दी जल्दी इन स्टेटमेंट्स का आंसर दो। The human heart is slightly tilted towards the right side. True or false? Human heart right side की तरफ झुका हुआ होता है। False. Left side की तरफ रहता है। Right? Arteria are the receiving chambers and ventricles are the pumping chambers of the heart. Arterias receiving chambers और ventricles pumping chambers है heart के। Yes, this is true. The left atrium receives deoxygenated blood from the pulmonary arteries. False. लेफ्ट हार्ट की लेफ्ट साइड में तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो कि पल्मनरी वेन्स लेके आती हैं। तो दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली फॉल्स। द आउटा इज अ मेन आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। यस, ये अभी हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी का सबसे मेन आर्टरी कौन सी होती है, आउटा होती है। कोरोनरी वेन सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट। कोरोनरी वेन्स क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं? नहीं। हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती हैं, वेन्स नहीं करती हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करें, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे का पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।